आभासी मंच पर आप सभी विद्वज्जन, आचार्य और छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हृदय में झंकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से भारती सबको विद्या का अधिकार हो। इस दो लाइन के साथ मैं आज का यह आभासी मंच पर कार्यक्रम शुरू करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं कैलाशवासी लक्ष्मीबाई देशमुख शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष माननीय श्री संजय जी देशमुख सर। मैं शब्द सुमनों से उनका स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं यशवंतराव चौहान महाविद्यालय के तुलजापुर के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक मर्डे जी का भी मैं शब्द सुमनों से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित कई लक्ष्मीबाई देशमुख महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा हिंदी विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर LS मुंडे सर जी का भी मैं शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। और प्राचार्य सर से निवेदन है कि वे आज के इस हिंदी दिवस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करें। सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। कैलाशवासी लक्ष्मीबाई देशमुख महिला महाविद्यालय परली बैजनाथ हिंदी दिन पखवाड़े के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग द्वारा एक दिवसीय ई हिंदी दिन के कार्यक्रम का आज हमने आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कैलाशवासी लक्ष्मीबाई देशमुख शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी देशमुख सर, प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर अशोक मर्डे जी, यशवंतराव चौहान महाविद्यालय तुलजापुर तथा इस मीटिंग में कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सहयोगी अध्यापक अध्यापिकाएं एवं छात्र और छात्राओं, आप सबको ज्ञात है 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन हम एक पखवाड़ा, पूरा पखवाड़ा भी हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम ले सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। 14 सितंबर 1949 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो संविधान की बैठक आयोजित की थी, उसमें उन्होंने कहा था, आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा होगी। अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं को स्थापित करने में हम निश्चय ही और भी एक दूसरे के निकट आएंगे। इस तरह का संबोधन राजेंद्र प्रसाद जी ने उस दिन किया था। और हमें पता है हमारा भारत देश जो है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म, जाति और भाषाएं हैं, और इसलिए कविंद्र रविंद्र ने भारत को महामानवेर समुद्र भी कहा है। और फिर यहाँ उनका जो वक्तव्य है उचित भी है, क्योंकि यहाँ अनेक धर्म, अनेक जातियां और अनेक भाषाओं का होना इसके अनुरूप ही है। सन 1961 की जनगणना के अनुसार इस देश में मातृभाषा के रूप में 1652 भाषाएं बोली जाती थी। और फिर हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों होनी चाहिए, तो उसके बहुत सारे उदाहरण जो है यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ राष्ट्रभाषा जो है हमारी
सम्माननीय भाषा है और राष्ट्रभाषा का स्थान सम्माननीय होना चाहिए। जिस तरह से हमारे देश का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व, राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय स्मारक का हम जिस तरह से सम्मान करते हैं, उसी तरह से राष्ट्रभाषा का सम्मान भी हमें करना चाहिए। और हम इस भाषा को, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में आज भी हिंदी को उसी तरह से अपनाया नहीं जाता है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो है, उन्होंने अपने उपयुक्त कथन के निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने कहा है कि बोलने तथा समझने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी का स्थान जगत की महान भाषाओं में तीसरा है। देखिए, जगत में जो भाषाएं बोली जाती है, विश्व में जो भाषाएं बोली जाती है, उसमें एक नंबर में चीनी भाषा है, 2 नंबर में अंग्रेजी भाषा है और तीसरे स्थान पर हमारी हिंदी है। इसलिए हिंदी का सारे संसार में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है दिखाई देता है। और फिर बात यहाँ पर यह मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं तो बोली जाती है, लेकिन यह हिंदी जो है, हिंदी को ही हम राष्ट्रभाषा क्यों माने या हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों देना चाहिए, तो यहाँ पर उसके बारे में अगर हम कहें तो अन्य भाषाओं के मुकाबले हिंदी की बहुत सारी योग्यताएं जो है हमें दिखाई देती है। बहुत सारे विद्वान जो है उन्होंने उस पर विचार विमर्श जो है किया हुआ दिखाई देता है कि जैसे हमारे देश में सबसे पहले जो है तेलुगु भाषा है। तेलुगु भाषा का अगर हम विचार करें तो वह कुछ 9% के आसपास तेलुगु भाषा है, या उसके नीचे अन्य भाषाएं जो है उनका प्रतिशत आता है। और हिंदी का विचार करें तो हमारे देश में 40% लोग हिंदी का बोलचाल में उपयोग करते हैं या हिंदी भाषा को जो है अपनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। और फिर दूसरी बात, वैसे संस्कृत हमारी पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत का अगर हम विचार करें तो संस्कृत को अब मृत भाषा के रूप में हम जानते हैं कि न के बराबर बहुत कम मात्रा में लोग संस्कृत भाषा को जानते हैं या बोलते हैं। और फिर हिंदी का अगर हम विचार करें तो प्रकृति की दृष्टि से, मतलब व्याकरण की दृष्टि में से अगर हम देखें तो यह सरल और सुलभ जो है हिंदी का व्याकरण हमें दिखाई देता है। और फिर प्राचीन काल से अगर हम देखें तो हिंदी का प्रचार और प्रसार हमारे राजाओं द्वारा भी किया हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं, अलाउद्दीन है, तुगलक है, तो इन राजाओं ने हिंदी का प्रचार और प्रसार दक्षिण भारत में किया हुआ हमें दिखाई देता है। या फिर पेशवा है, मराठा है, सिंधिया है, इन्होंने उत्तर भारत के राजाओं के साथ उस समय अपना पत्राचार जो है हिंदी भाषा के रूप में किया हुआ हम देखते हैं। धर्म की बात करें तो हमें पता है राम, कृष्ण और शिव को हम सब भारतीय मानते हैं, और उनके स्थान जो है, स्थान की बात करें तो उनका स्थान, राम का स्थान अयोध्या है, या कृष्ण का स्थान ब्रज है, और शिव का स्थान काशी है। तो यह जो यात्री है वे क्या करते हैं कि तीर्थाटन के लिए उत्तर भारत में जाते हैं, और उसी की वजह से भाषा का लेन देन जो है प्राचीन काल से होता हुआ हमें दिखाई देता है। तीसरी बात अगर करें तो
ये हिंदी का प्रचार और प्रसार जो है सिनेमा के माध्यम से भी बहुत सारा वह हमें दिखाई देता है। और पूरे भारतवर्ष में हिंदी सिनेमा जो है जैसे देखा जाता है, उसे पसंद किया जाता है, और इसलिए हिंदी का प्रचार और प्रसार पूरे देश में होता हुआ सिनेमा के माध्यम से भी हमें दिखाई देता है। और फिर जैसे संपर्क भाषा के रूप में हम हमारे विचारों का आदान प्रदान जो है तो इस हिंदी के माध्यम से ही करते हुए हमें दिखाई देता है। कि जैसे हम कर्नाटक में जाते हैं तो वहां की कन्नड़ भाषा है और कन्नड़ भाषा हम नहीं समझ पाते हैं, तो फिर वहां के लोगों के साथ हमारे विचारों का आदान प्रदान हम हिंदी भाषा में करते हैं और वे लोग भी हमारी हिंदी भाषा को जानते हैं, पहचानते हैं, या जैसे विचारों का आदान प्रदान जो है उस भाषा में जो है हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी अगर मैं आपसे कुछ चर्चा करूं तो बहुत सारी चर्चा इसमें कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ प्रस्ताविक जो है करना चाहता था। प्रस्ताविक के रूप मैं यह कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे मित्र जो है प्राध्यापक डॉक्टर अशोक मरडे जी जो है यहाँ पर प्रमुख वक्ता के रूप में, व्याख्याता के रूप में जो है हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। और फिर उनका विषय जो है आज का अनुवाद का स्वरूप एवं महत्व, तो उस पर वे विस्तृत जो है आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। इसलिए मैं मेरा प्रस्ताविक जो है यहीं पर पूरा करता हूं और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह हिंदी जो है, हिंदी की श्रृंखला में हमारा पूरा भारत देश जो है हम जोड़ सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के इस प्रास्ताविक के बाद मैं प्रोफेसर डॉक्टर मरडे जी का अल्प परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वैसे तो वे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारी छात्राएं उनके विषय ज्ञान से भली भांति परिचित है, क्योंकि सर ने YouTube पर इतने वीडियो डाले हैं कि ऑनलाइन परीक्षा की दृष्टि से हमें उनकी बहुत सहायता मिली है। प्रोफेसर मरडे जी यशवंतराव चौहान महाविद्यालय तुळजापुर में विभागाध्यक्ष के रूप में विगत 23 वर्षों से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। शोध मार्गदर्शक के रूप में वे पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे हैं। शोध मार्गदर्शक के रूप में वे पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे हैं। सर ने 3 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट पूर्ण किए हैं। सर के 32 शोध आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। मरडे सर जी ने हिंदी विषय पर 12 पुस्तकें प्रकाशित की है। सर के मार्गदर्शन में 2 छात्राओं को पीएचडी की पदवी प्राप्त हो चुकी है और 3 छात्राओं को एमफिल की पदवी प्राप्त हो चुकी है और 3 छात्र उनके मार्गदर्शन में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि मरडे सर जी आज अतिथि के रूप में व्याख्यान देने हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि अनुवाद का स्वरूप एवं महत्व इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। मैं उनके बारे में 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में एक हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। श्रीमान मरडे सर जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैलाशवासी लक्ष्मीबाई देशमुख शिक्षण प्रसारक मंडल के आदरणीय अध्यक्ष माननीय श्री संजय जी देशमुख साहब, उसी प्रकार इस महाविद्यालय के प्राचार्य हमारे परम मित्र आदरणीय डॉक्टर LS मुंडे सर तथा महाविद्यालय की हिंदी विभाग की प्राध्यापिका तथा इस व्याख्यानमाला की संयोजिका डॉक्टर राजश्री कल्याणकर मैडम। तो मेरा विषय है अनुवाद का स्वरूप एवं महत्व। जैसा कि विषय काफी आसान सा नहीं है, केवल अनुवाद पर अपने विश्वविद्यालय में MA के लिए 100 अंकों का पेपर है। केवल हिंदी में ही अनुवाद पढ़ाया नहीं जाता है, तो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में अनुवाद विषय है। चाहे अंग्रेजी विषय हो,
मराठी विषय हो, भारत की अन्य कोई भी भाषा हो या विदेश की कोई भाषा हो, प्रत्येक भाषा में अनुवाद के बारे में अध्ययन है, स्वतंत्र रूप से वह पढ़ाया जाता है। केवल अनुवाद को पेपर के रूप में ही नहीं पढ़ाया जाता, तो अनेक विश्वविद्यालयों में अनुवाद का पाठ्यक्रम तक पढ़ाया जाता है। यह सब क्यों पढ़ाया जाता है? तो निश्चित रूप से आज के युग में अनुवाद की महत्ता को देखकर उसको पढ़ाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुभाषी है, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं। ऐसे में इन सभी को एक साथ लाने की दिशा में जो कार्य करना आवश्यक है वह अनुवाद के माध्यम से संभव हो पाता है। जैसे कि आजादी के बाद और आजादी के पश्चात जब हम देखते हैं कि हर एक देश ने अपने अपने तरीके से उन्नति की है। अनेक देशों की अपनी एक भाषा है, लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो निश्चित रूप से भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता होती है और वह भाषा है हिंदी। महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय मुंडे सर ने हिंदी की महत्ता के बारे में अभी आप लोगों को अवगत कराया है। अब अनुवाद केवल हिंदी का ही नहीं हो सकता, हिंदी से मराठी में अनुवाद हो सकता है, मराठी से हिंदी में या हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो सकता है। तो जिस भाषा में अनुवाद अधिक मात्रा में होगा तो निश्चित रूप से उस भाषा को अधिक प्रौढ़ या श्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह अपनी भाषा को उसे अगर श्रेष्ठ बनाना है तो निश्चित रूप से वह अन्य भाषाओं से बहुत सारी किताबों का, बहुत सारी कृतियों का अपनी भाषा में अनुवाद करे। तो इसलिए चीन की बात की जाए तो चीन ने उन्नति की दिशा में यूरोप की बहुत सारी किताबों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को विदेशी भाषा पढ़ाया नहीं, तो विदेशी भाषाओं की सारी सामग्री चीनी भाषा में अनुदित की और उसी ज्ञान के बलबूते पर चीन आज विश्व के नंबर 1 के आसपास या अमेरिका के साथ साथ है। उसी प्रकार जापान की बात की जाए तो जापान बहुत छोटा सा देश है, वहां केवल जापानी भाषा बोली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उन्नति के हर क्षेत्र में जापान हमसे आगे है। तो निश्चित रूप से जापान ने क्या किया, तो विदेश की अनेक भाषाओं की किताबें उन्हें अपनी भाषा में, जापानी भाषा में अनुदित कराया और देश के नागरिकों को सारा का सारा ज्ञान उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराया। तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति विश्व की सारी भाषाओं का अपनी आसानी से आत्मसात नहीं कर पाता है और प्रत्येक व्यक्ति के बलबूते की बात भाषाओं को आसानी से समझ सकता है। भाषा अलग अलग होती है, उसकी लिपि अलग अलग होती है, हर भाषा का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर भाषा के मानक अलग होते हैं, हर भाषा का व्याकरण अलग होता है। इसलिए अपने जीवन काल में एक व्यक्ति अनेक भाषाओं को आसानी से सीख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। इसलिए अगर विश्व को समझना है तो निश्चित रूप से अनुदित कृतियों को उसे पढ़ना है। अगर विश्व की उन्नति करना है तो विश्व को अन्य भाषाओं से सारी ज्ञान की सामग्री का अनुवाद उनके अपनी भाषा में करना है, तब निश्चित रूप से ऐसे देशों का, ऐसे राष्ट्रों का विकास संभव है। जैसा कि मुझे विषय दिया है अनुवाद का स्वरूप और महत्व। हालांकि अनुवाद पर बहुत सारी बातें हैं, जैसे केवल स्वरूप और महत्व तक सीमित नहीं है। अनुवाद का क्षेत्र, अनुवाद की व्याप्ति या अनुवाद के प्रकार, उसके बाद अनुवाद की प्रक्रिया, फिर अनुवाद के अलग अलग प्रकारों में कार्यालय अनुवाद है, विधि अनुवाद है, साहित्यिक अनुवाद, बहुत सारा वह विस्तृत विवरण है। लेकिन यहाँ समय की कमी के कारण केवल हम अनुवाद का स्वरूप और महत्व इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, विश्व की अनेक भाषाओं में ज्ञान समेटा हुआ है। समाज या व्यक्ति के विकास के लिए इस ज्ञान को आत्मसात करना नितांत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को उन सभी भाषाओं को आत्मसात करना मुश्किल है। भारत की ही बात की जाए तो इन सभी बहुभाषी देश है, इस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। साहित्यिक दृष्टि से इन सभी भाषाओं को आत्मसात करना हर एक के लिए मुश्किल है। उसी प्रकार विश्व की प्रत्येक भाषा भी महत्वपूर्ण है। इन सारी भाषाओं के ज्ञान को पढ़ने के लिए एक ही आधार है और वह है अनुवाद। विश्व के अनेक देशों ने अनुवाद के माध्यम से अपने देश की भाषाओं में मशहूर कृतियों के अनुवाद कराए और अपनी भाषा के ज्ञान को समृद्ध किया। एक देश की विचारधारा
दूसरे देश को जाननी है तो अनुदित सामग्री का ही सहारा लिया जा सकता है। अनुवाद आज के समय की आवश्यकता है। इसके बिना सभी भाषाओं की विचार संपदा का तालमेल असंभव है। इसी अनुवाद के कारण संसार की हर भाषा एक दूसरे के करीब आ जाती है। हर भाषा तथा उसकी संस्कृति का हर एक को परिचय हो जाता है। किसी के द्वारा लिखा साहित्य केवल उसी भाषा तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन अनुवाद के द्वारा उस साहित्य की वैश्विकता के दरवाजे खुल जाते हैं। अनुवाद के कारण वह अपनी परिधि को लांघकर अन्य भाषा तथा वैश्विक साहित्य हो जाता है। अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन कहा जाता है। लैटिन भाषा के ट्रांस और लेशन शब्दों के योग से यह शब्द बना है। ट्रांस का अर्थ है पार और लेशन का अर्थ है ले जाने की क्रिया। इस प्रकार ट्रांसलेशन शब्द का अर्थ हुआ पार ले जाने की क्रिया। उसी प्रकार अनुवाद यह शब्द अनु और वद से बना है। अनु यह उपसर्ग है और वद धातु से वाद शब्द बना है। अनु का अर्थ है पीछे और वद अर्थात वदन या बोलना। अनु और वाद से अनुवाद शब्द बना है। अनुवाद के अर्थ है किसी के कथन के बाद कहना, किसी के पीछे कहना या किसी के बोलने के बाद बोलना। अब देखते हैं कुछ अनुवाद की परिभाषा। इन परिभाषाओं को जानकर निश्चित रूप से अनुवाद क्या है यह आपकी समझ में आएगा। सबसे पहली परिभाषा हम कैटफोर्ड की परिभाषा देखते हैं। तो कैटफोर्ड ने एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापन करना ही अनुवाद माना है। जैसे एक भाषा की सामग्री दूसरी भाषा में समानार्थक रूप से प्रतिस्थापित करना यहां कैटफोर्ड ने महत्वपूर्ण माना है। दूसरी परिभाषा हम स्मिथ की देखते हैं। तो स्मिथ ने अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना अनुवाद माना है। तो स्मिथ की दृष्टि से अर्थ महत्वपूर्ण है। अर्थ को अन्य भाषा में अंतरित करना उनकी दृष्टि से अनुवाद है। अगली परिभाषा न्यूमार्क की है। न्यूमार्क ने के अनुसार अनुवाद एक प्रकार का शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। जैसे एक भाषा के लिखित संदेश को दूसरी भाषा में यथास्थान प्रस्तुत करना अनुवाद है। अब अनुवाद के एक और विख्यात विचारक नायडा, हालांकि आगे चलकर अनुवाद के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो नायडा के अनुसार अनुवाद का अर्थ है स्रोत भाषा के संदेश की लक्ष्य भाषा में प्रथमतः अर्थ की दृष्टि से और द्वितीयतः शैली की दृष्टि से निकटतम सहज समतुल्य सृष्टि करना। अब यहाँ दो बातें हैं नायडा के अनुसार। जैसे उन्हें लक्ष्य भाषा में, जैसे कि यहाँ उन्होंने बताया कि अर्थ की दृष्टि से और समतुल्यता की दृष्टि से, एक तो अर्थ का अर्थांतरण तो होना चाहिए दूसरी भाषा में, इसके साथ साथ शैली का भी अंतरण होना चाहिए। जैसे कि मुख्यतः आत्मा और शरीर, अनुवाद में जैसे कि आत्मा और शरीर दोनों का अंतरण यहाँ महत्वपूर्ण माना है नायडा ने। उसके बाद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भारतीय विचारक है। इन्होंने एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद माना है। समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा अनुवाद माना है। अब इस प्रकार आपने अनुवाद की कुछ परिभाषाओं को देख लिया। तो एक प्रकार से एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में ले जाने की क्रिया को हम अनुवाद मानते हैं। तो इसमें एक तो अर्थानुवाद आवश्यक है, अर्थ का संप्रेषण आवश्यक है। इसके साथ साथ शरीर का, भाषा रूपी शरीर का संप्रेषण आवश्यक है। हम मानते हैं कि जैसे अवतार ग्रहण करना है, किसी के रूप में प्रकट होना। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि अनेक देवता किसी के रूप में प्रकट होते थे और उसी की वाणी में बोलते थे और उसी वेशभूषा में, उसी काया में वे प्रकट होते थे। अनुवाद में भी वही बात महत्वपूर्ण होती है। विचारों के साथ साथ शैली का परिवर्तन, मतलब विचारों के साथ साथ काया का परिवर्तन अनुवाद में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अनुवाद एक प्रकार की क्रिया है, ये पूरी तरह से प्रोसेस है, एक प्रकार की क्रिया है। या अनुवादक व्यक्तिशः उसके भीतर यह इस प्रकार की क्रिया चलती है। अनुवाद करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरित करते समय अनेक बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। मूल आशय का अंतरण तो अनुवाद में होता ही है, साथ ही शैली, भाव, सांस्कृतिक संदर्भ आदि का भी संप्रेषण अनुवाद में होता है। जिस भाषा की रचना का अनुवाद करना है उस रचना को हम स्रोत सामग्री कहते हैं। स्रोत सामग्री जिसका हमें अनुवाद करना है उसे स्रोत सामग्री कहते हैं। उस भाषा को अंग्रेजी में हम सोर्स लैंग्वेज भी कहते हैं। सोर्स मतलब जो स्रोत है, संक्षेप में से एसएल के नाम से भी पहचाना जाता है। एसएल, सोर्स लैंग्वेज, स्रोत भाषा। मतलब जिस भाषा का हमें अनुवाद करना है, मान लो कि मराठी से हमें हिंदी में अनुवाद करना है,
मराठी की किसी कृति, मान लो छावा का हमें अनुवाद करना है, तो छावा ये जो कृति है इसकी भाषा मराठी है और इसे हम सोर्स लैंग्वेज हम कह सकते हैं। संक्षेप में इसे हम एसएल नाम से जानेंगे। इसे ही आधार भाषा, मूल भाषा या स्रोत भाषा के नाम से इसे हम पहचानते हैं। उसी प्रकार जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है उस भाषा वह भाषा हमारी लक्ष्य भाषा होती है, उसे हम लक्ष्य भाषा, इसे हम अंग्रेजी में टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। टारगेट लैंग्वेज अर्थात इस प्रकार अनुवाद में स्रोत भाषा से टारगेट लैंग्वेज में विचारों का अंतरण करना आवश्यक होता है, अर्थात सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में अनुवाद किया जाता है। इस प्रकार अनुवाद में दो भाषाओं के बीच चलने वाली इस प्रकार की क्रिया निरंतर रहती है। जैसे मराठी से हिंदी, मराठी से हमने हिंदी में अनुवाद किया, मराठी की जो कृति है वो भाषा है वो सोर्स लैंग्वेज हो गई और हमने उसका अनुवाद हिंदी में किया, तो हिंदी भाषा हमारी टारगेट लैंग्वेज हो गई अनुवाद की दृष्टि से। अनुवाद की दृष्टि से पहली भाषा सोर्स लैंग्वेज होती है और दूसरी भाषा टारगेट लैंग्वेज होती है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थात एसएल से टीएल में अनुवाद करना होता है, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना होता है। लक्ष्य भाषा मतलब जिसमें हमें अनुवाद करना है। अब अनुवाद कार्य मूलतः 3 स्तरों में चलता है। आपको सरल लगता है कि अनुवाद में केवल पढ़ना और उसका अनुवाद करना, ये पूरी तरह प्रोसेस है। इसे शिल्प कहा जाता है, कला कहा जाता है, इसे विज्ञान भी कहा जाता है। हालांकि इसका विवेचन कला की दृष्टि से अलग हम कर सकते हैं, विज्ञान की दृष्टि से अलग कर सकते हैं और शैली शिल्प की दृष्टि से अलग अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुवाद का कार्य करते समय 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे अर्थ का संप्रेषण और विचारों का काया का संप्रेषण आवश्यक है। यहाँ 3 स्तर वे इस प्रकार है। मूल भाषा से अर्थ का संप्रेषण लक्ष्य भाषा में, मूल भाषा से अर्थ का संप्रेषण लक्ष्य भाषा है, मतलब अर्थ मतलब जो आशय है, विचार है, जो भाव है, उसका संप्रेषण लक्ष्य भाषा में करना अनुवाद है। और दूसरी बात है मूल भाषा से संरचना का संप्रेषण लक्ष्य भाषा में। आपको सुनने में थोड़ा बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन जटिल नहीं है, थोड़ा बहुत आराम से इसे समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। मूल भाषा में संरचना का संप्रेषण लक्ष्य भाषा में। मूल भाषा से, मूल भाषा मतलब जैसे मराठी, उसका हमें अनुवाद करना है, इसकी संरचना का संप्रेषण हमें लक्ष्य भाषा में करना है। संरचना मतलब भाषा का स्ट्रक्चर, उसका हमें संप्रेषण करना है। केवल अर्थ का संप्रेषण करना ही नहीं है अनुवादक का लक्ष्य, तो संरचना का संप्रेषण भी लक्ष्य भाषा में करना नितांत आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ तीसरी बात है मूल भाषा से शैली का संप्रेषण लक्ष्य भाषा में। केवल संरचना और लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है, तो लेखक की जो शैली होती है उसका भी संप्रेषण हमें लक्ष्य भाषा में करना आवश्यक होता है। अब इसे हम थोड़ा बहुत विस्तार से देख लेते हैं। मैंने कहा पहले अर्थ का संप्रेषण, थोड़ा बहुत यह जानना आवश्यक है, तब हम अनुवाद के बारे में अच्छी तरह समझ पाएंगे। अर्थ का संप्रेषण, अनुवाद करते समय मूल रचना के अर्थ का अंतरण होना आवश्यक है। जब अर्थ का संप्रेषण ठीक तरह से नहीं होगा तो अनुवाद वह कार्य नहीं माना जाएगा। अनुवाद कार्य में अर्थ को आत्मा हम कह सकते हैं और आत्मा का अंतरण तो होना चाहिए। अगर आत्मा विहीन हम अनुवाद करेंगे तो अनुवाद नहीं कहा जाएगा। अनुवाद कार्य में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अनुवाद का मतलब आत्मा का अंतरण करना होता है। इसमें भाषा के रूप में शरीर बदल सकता है लेकिन अर्थ रूपी आत्मा वही रहती है। भाषा के रूप में शरीर बदलता है लेकिन अर्थ रूपी आत्मा वही रहती है। मतलब भाषा बदलती है लेकिन आशय जो होता है, आशय का जो अर्थ होता है वही रहता है। अर्थ रूपी आत्मा वही रहती है या वही रहनी चाहिए। इसलिए अर्थहीन या निरर्थक अनुवाद कार्य अनुवाद नहीं है। जिस कारण अनुवाद कार्य करना है उसके पीछे मूल रचना का अर्थ है और इसी अर्थ को अन्य भाषी समझने के लिए अनुवाद कार्य संपन्न किया जाता है। अब दूसरी बात, भाषा संरचना का संप्रेषण। अभी हमने अर्थ का संप्रेषण, अर्थ पूरी तरह से अंतरित होना चाहिए, जरूरी है। जब अर्थ ही अंतरित नहीं होगा तो अनुवाद कार्य उस संभव अनुवाद कार्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अर्थ के लिए हम अनुवाद करते हैं। उसमें अर्थ की मतलब अर्थ पढ़ने में नहीं आया तो अनुवाद कार्य पूरी तरह से सफल नहीं मान सकते हैं। अगली बात है भाषा की संरचना का संप्रेषण। लेखक की जो शैली होती है वही शैली या भाषा की संरचना लक्ष्य भाषा में भी अंतरित होनी चाहिए। व्याकरणिक दृष्टि से प्रत्येक भाषा की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे कि मराठी और हिंदी में व्याकरणिक दृष्टि से अंतर है, जैसे पुलिस और मराठी में पुलिस लिंग का अंतर है। उसी प्रकार अनुवाद को इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है मूल भाषा की संरचना किस प्रकार की है। कभी कभी मूल भाषा की संरचना के साथ साथ वाक्यों को एक ही वाक्य में अंतरण करना मुश्किल होता है। कभी कभी एक जैसा सोर्स लैंग्वेज में एक ही बड़ा सा वाक्य है तो उसको लक्ष्य भाषा में अंतरित करना है, तो भाषा की संरचना थोड़ी बहुत अलग सी होती है। ऐसे में
एक वाक्य को हम दो वाक्यों में विभाजित करके इसका अनुवाद कर सकते हैं। ऐसे में दो वाक्यों में उसका विचार, उस विचार को अंतरित किया जा सकता है। विशेषण, लिंग, कारक, मुहावरे, लोकोक्ति आदि को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करते समय स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा तथा इस क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। अब तीसरी बात, शैली का संप्रेषण। अब यहाँ अभी मैंने कहा कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शैली है, प्रत्येक लेखक की भी शैली होती है। द स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ, जैसे मनुष्य की अपने आप शैली है, मनुष्य की अपने आप में एक शैली होती है। प्रत्येक व्यक्ति की शैली है, कुछ उसी तरह लेखक की भी उसकी लेखकीय शैली होती है। कुछ लेखक छोटे छोटे शब्दों में अपना विचार लिखते हैं, कुछ लेखकों की विस्तृत या परिनिष्ठित शब्द या कठिन शब्द लिखने की शैली होती है, कुछ लेखकों की आसान शब्द होती है, कुछ लेखकों की ग्रामीण परिवेश से जुड़े शब्दावली का वे ज्यादातर प्रयोग करते हैं। हर एक की अलग अलग शैली होती है। शैली स्वतंत्र विषय है साहित्य शास्त्र में, तो शैली के किसी एक प्रकारों का अनुसरण लेखक करता है या उसके द्वारा हो जाता है। वह उस लेखक की शैली के साथ साथ अनुवाद कार्य करना सरल कार्य नहीं है। हालांकि लेखक की शैली होती है, अनुवादक की उसकी अपनी शैली होती है। तो शैली का अंतरण भी अनुवादक को ठीक ठाक तरीके से करना नितांत आवश्यक है। अनुवाद करने से पूर्व मूल लेखक की शैली से अनुवादक को अवगत होना चाहिए। जब तक वह मूल लेखक की शैली से ठीक ठीक परिचित नहीं हो पाता, तब तक वह सफल अनुवाद नहीं कर सकता है। लेखक की शैली के साथ साथ अनुवादक को पूरी तरह से तादाद में स्थापित करना चाहिए। उसकी भाषा, उसकी शैली का पूरी तरह से उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ अनुवाद कार्य संभव कर सकता है। इसलिए अनुवादक को ठीक से उस शैली को जानना होता है। अनुवाद कार्य में ना कुछ जोड़े और ना कुछ छोड़े की भावना होनी चाहिए। ना कुछ जोड़ना है और ना कुछ छोड़ना है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए लेखक की शैली के साथ साथ अनुवादक को ध्यान देकर अनुवाद कार्य संपन्न कराना होता है। मूल शैली विहीन अनुवाद कार्य पढ़ेंगे तो मूल लेखक की अनुभूति नहीं होती है, तो अनुवाद कार्य सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए अनुवाद कार्य में शैली का भी संप्रेषण महत्वपूर्ण माना गया है। अब इन तीनों बातों में मैंने अभी कहा कि न कुछ छोड़े और न कुछ जोड़े। अनुवाद में अपने मन से, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना है और ना कुछ छोड़ना है। इसलिए अनुवाद कार्य भी बिल्कुल आसान सा काम नहीं। अगर आप छात्र है तो निश्चित रूप से किसी मराठी के पन्ने का पृष्ठ का आप अनुवाद कीजिए, किसी अनुच्छेद को अनुवाद उसको अनुदित करके देख लीजिए, कितना मजा आता है। नए नए शब्द होते हैं, वाक्य रचना अलग अलग होती है। तब आपके सामने समस्या आ जाती है कि ऐसी इस वाक्य के लिए इस वाक्य का अनुवाद क्या करना चाहिए, क्या अनुवाद किया जाए। मराठी के वाक्य प्रचार मुहावरे होते हैं, तो उसके लिए हिंदी में पर्याय कौन से है। अब मैं एक मराठी के नाटक का मैं अनुवाद कर रहा हूँ। एक फिल्म की पटकथा है, तरुण तुर्क म्हातारे अर्क, जो इसका मैं अभी अनुवाद कर रहा हूँ। मुझे एक फिल्म निर्माता ने मुझे अनुवाद कार्य सौंपा है, तो मुझे बहुत इस तरह की दुविधा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बीच बीच में शब्द है, तो उसको हिंदी में ढालना, मतलब मराठी से मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष अनुवाद कार्य करते समय कौन कौन सी कठिनाई आ जाती है, तो निश्चित रूप से अनुवादक के रूप में जब आप इस तरह की भूमिका निभाएंगे तो आपको उन कठिनाइयों के बारे में पता चल जाएगा। अब अनुवाद कार्य में जो बातें महत्वपूर्ण होती है वो हम देख लेते वे इस प्रकार है। वे कौन कौन सी बातें हैं, जैसे कि अनुवादक के लिए, जैसे अभी हमने कहा कि दो भाषाओं का जानकार होना चाहिए, दोनों भाषाओं पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दोनों भाषाओं पर, मतलब सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, दोनों भाषाओं को अच्छा जानकार होना चाहिए। मान लो किसी भाषा का अच्छा जानकार है और दूसरी भाषा का अच्छा जानकार नहीं, तो उस भाषा का शब्द भंडार उसकी समझ से बाहर होगा। इसलिए अनुवादक अच्छी तरह से दो भाषाओं को जानता है तभी वो अनुवाद करे। मैं मराठी में अच्छा जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, तो मेरे लिए हिंदी में अनुवाद कार्य करना मुश्किल हो जाता है। मैं हिंदी अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन मराठी अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, तो मराठी का शब्द भंडार मुझे ठीक तरह से अवगत नहीं होगा और मैं मराठी में ठीक तरह से अनुवाद कर नहीं पाऊंगा। इसलिए अनुवादक वही होगा जो दो भाषाओं को अच्छी तरह से समझ सकता है, उसकी पकड़ दो भाषाओं पर अच्छी तरह से होनी चाहिए। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा या अनेक भाषाओं में किया जा सकता है। अगर आप दो या अधिक भाषाओं के जानकार है तो एक भाषा से मराठी की किसी कृति को आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। अगर कन्नड़ जानते हैं तो कन्नड़ में भी अनुवाद कर सकते हैं। बहुत सारे अवसर है कि अनेक भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। अनेक लेखकों की कृतियों के अनुवाद विश्व की अनेक भाषा में हुआ है, अनेक भाषा में उसका अनुवाद हुआ है। ऐसा नहीं कि हिंदी की किसी कृता उसका मराठी अनुवाद करे। अनुवाद के लिए पूरी तरह से क्षेत्र खुला है, आकाश खुला है, किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। अनुवाद में
आशय या विचारों का अंतरण होता है। अभी तक हमने देखा आशय और विचारों का अंतरण ही अनुवाद है। अनुवाद में मूल विषय के साथ अनुवादक को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मूल विषय के साथ अनुवादक छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ना कुछ जोड़े ना कुछ छोड़े। मैंने कहा ना कुछ जोड़े ना कुछ छोड़े, उस मूल कृति के साथ उसको छेड़छाड़ नहीं करनी, जो है वही है। इसलिए अनुवाद पुनःसृजन कहा जाता है, लेकिन उसमें पूरी तरह से कुछ सृजन पुनःसृजन कहा है ऐसा, इसलिए अपने मन से कुछ जोड़ना है, ऐसी बात नहीं है। अनुवाद में अर्थ का महत्व भाषा की आत्मा के रूप में होता है। अर्थ का महत्व क्या है? भाषा की आत्मा। तो अर्थ पूरी तरह से अंतरित होना चाहिए। अगर अर्थ ठीक तरह से अंतरित होगा तब उस भाषा की आत्मा दूसरी भाषा में अंतरित होगी। अनुवाद में शैली का महत्व भाषा के शरीर के रूप में होता है। शरीर और आत्मा दोनों का अंतरण यहां महत्वपूर्ण है। अनुवाद में एक भाषा के शरीर से दूसरे भाषा के शरीर में अर्थ रूपी आत्मा का अंतरण होता है। एक भाषा के शरीर से, देखिए, एक भाषा के शरीर से दूसरी भाषा के शरीर में अर्थ रूपी आत्मा का अंतरण अनुवाद है। आपकी समझ में आया होगा कि निश्चित रूप से अनुवाद में इस तरह सशरीर अनुवाद होता है। सशरीर भी शब्द है, सशरीर और आत्मा के साथ, आत्मा रूपी शरीर और आत्मा दोनों का अंतरण होता है। अनुवाद पूरी तरह से मूल के निकट और निकटतम होना चाहिए। मूल के निकट, 100% अनुवाद मूल से निकट नहीं होगा। हम प्रेमचंद के गोदान का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी से जापानी में किया और जापानी से किसी स्पेनिश भाषा में किया, तो पूरी तरह से प्रेमचंद का गोदान बिगड़ गया। अनुवाद के बाद दूसरे किसी ने अनुवाद किया, फिर अनुदित कृति का तीसरे ने अनुवाद किया, चौथे ने अनुवाद किया मूल अनुवादित कृति को। वो जानता, हिंदी जानता नहीं, इसलिए उसने जर्मन भाषा उसका अनुवाद किया। वो हिंदी नहीं जानता, इसलिए उसने स्पेनिश भाषा से अपनी चीनी भाषा में उसका अनुवाद किया। तो इससे क्या होता है, मूल रचना और अनुदित रचना, इसमें कोसों मीलों का अंतर रह जाता है, बहुत सारा अंतर रह जाता है, वो पूरी तरह से कृति बिगड़ जाती है। इसलिए अनुवाद मूल से निकटतम होना चाहिए। और अनुवाद करते समय मूल रचना से ही अनुवाद किया जाए, न किसी अनुदित रचना से अनुवाद करे। अनुवाद में अभी मैंने कहा ना कुछ जोड़े, और वो तो जरूरी है। इसके साथ साथ अनुवाद में भावों और विचारों का संप्रेषण होता है। अभी आपको समझ में आया होगा कि अनुवाद किस तरह से किया जाता है, अनुवाद कार्य किस तरह से संपन्न होता है, अनुवाद में किन किन बातों की आवश्यकता होती है और अनुवाद कैसे संपन्न होता है। एक सफल अनुवादक के लिए किस प्रकार ध्यान देना आवश्यक होता है कि वो 2 भाषाओं का अच्छा जानकार होना चाहिए, 2 भाषाओं पर उसे अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए, और 2 भाषाओं, किसी भाषा को अगर उसे समृद्ध बनाना है, संसार में वही भाषा अधिक समृद्ध है जिस भाषा में अधिक से अधिक कृतियों का अनुवाद हुआ है। मेरी बात देख लीजिए, संसार में वही भाषा समृद्ध मानी गई है जिस भाषा में विश्व की श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम किताबों का अनुवाद हुआ है। इसलिए हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह अपनी ओर से अनुवाद कार्य करने का प्रयास करे। जैसे अब अनुवाद के महत्व के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उन्नति के जितने भी साधन है हम देखते हैं, जैसे हमारे भौतिक उन्नति होती है, हम करते हैं भौतिक उन्नति, हमें हवाई जहाज चाहिए, बस चाहिए, ट्रक, रेल, कार चाहिए, इन सभी के लिए ईंधन लगता है। कुछ उसी प्रकार अखबार, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारे जितने भी संचार के माध्यम है, उसके लिए भाषा ऊर्जा का काम करती है। उन्नति के लिए विश्व के साथ जुड़ जाना पड़ता है। केवल एक देश स्वतंत्र रहकर अपनी उन्नति नहीं कर पाता है, वो अन्य देशों के साथ जुड़ जाएगा तभी उसकी उन्नति संभव है। क्योंकि एक देश को दूसरे देश पर निर्भर रहता है, दूसरे देश को किसी तीसरे देश पर निर्भर रहता है। इसलिए किसी देश की उन्नति करनी है, देश की उन्नति तो अन्य देशों के साथ जुड़कर रहना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य भाषा का आधार लेना चाहिए, दूसरी भाषा की सामग्री का आधार लेना चाहिए। अपने देश की उन्नति के लिए दूसरे भाषा के ज्ञान का आधार लेना चाहिए। अनुवाद के कारण भारतीय ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, योग, धर्म, दर्शन, संस्कृति, आहार, कृषि, साहित्य, कला आदि का परिचय विश्व को हुआ है। भारतीय अभियोग ने कहा, भारत के कृषि, साहित्य, योग, धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, विज्ञान, इसका परिचय विश्व को हुआ। विश्व से हमें ज्ञान, कृषि, साहित्य या अन्य बहुत सारी बातों का हमें परिचय हुआ।
कैसे संभव हुआ? भाषा के माध्यम से और अनुदित कृतियों के माध्यम से। उसी प्रकार विश्व का समस्त ज्ञान, विज्ञान, विचारधारा, संस्कृति आदि का परिचय भी भारत को अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुआ है। अनुवाद के कारण ही इस ज्ञान का परिचय संभव हो जाता है। इस तरह के अनुदित साहित्य के कारण हमारी अपनी भाषा अधिक समृद्ध होती है, क्या हो जाती है। इसलिए मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूं, हमें अगर अपनी भाषा की उन्नति करनी है तो अपनी भाषा में अधिक से अधिक अन्य भाषा की किताबों का अनुवाद करना है, अन्य भाषा की कृतियों को अनुदित करके रखना है, अनुवाद करना है। कई बार ऐसे अनेक प्रकाशक होते हैं, अनेक प्रकाशक है कि विश्वविख्यात रचनाओं को अपनी भाषा में प्रकाशित कर अपनी भाषा को समृद्ध करने का काम करते हैं। इस तरह के अन्य भाषा के साहित्य या ज्ञान की किताबों को अपनी भाषा में लाकर वे एक प्रकार से अपनी भाषा की सेवा ही करते हैं। ऐसा कहा जाएगा तो अनुचित नहीं कहा जाएगा, तो वे सेवा करते हैं। इसमें उन अनुवादकों को कदापि नहीं भूला जाता है जिन्होंने यह अनुवाद कार्य संभव किया है। इस रूप में भी अनुवादक के लिए प्रकाशकों के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। कुछ धन का उसे साधन प्राप्त होता है। गिरीश कर्नाड, भारत के कुछ लेखक, महाश्वेता देवी, विजय तेंदुलकर, प्रेमचंद, विश्वास पाटिल, ऐसे कई कई नाम लिए जा सकते हैं जिनके साहित्य का अनुवाद देश भर पढ़ा जा रहा है। उनकी अनुदित कृतियां सारा देश पढ़ रहा है, समझ रहा है। पेग्रिन जैसी प्रकाशन संस्था विदेशी लेखकों की तथा भारतीय भाषाओं की पुस्तकें, भारतीय भाषाओं में इस तरह पुस्तकें प्रकाशित कर रही है। इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं की किताबें अन्य भाषाओं में प्रकाशित कर रही है, अनुदित करके। उसी प्रकार राजकमल प्रकाशन अनेक विदेशी भाषा की किताबों का उसने हिंदी में अनुवाद किया है। मराठी की बात की जाए तो राजहंस प्रकाशन बहुत सारे अंग्रेजी या भारत की बहुत सारी किताबों का उसने अनुवाद किया है मराठी पाठकों के लिए। राजकमल प्रकाशन हिंदी पाठकों के लिए उसने अनुवाद किया है। इसके साथ साथ भारतीय ज्ञानपीठ ने भारत की विभिन्न भाषाओं की किताबों का अनुवाद किया हिंदी में। भारत की सारी भाषाओं का अनुवाद हिंदी में किया, अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया है। तो इस तरह कार्य भारतीय ज्ञानपीठ हो या साहित्य अकादमी हो, इस तरह बहुत सारी संस्थाओं ने इस तरह अनुवाद का कार्य संपन्न किया है। वे जानते हैं कि अच्छी रचनाओं को सारा देश पढ़े, अच्छे विचारों को सारा देश पढ़े, इसलिए उन रचनाओं का अनुवाद करना नितांत आवश्यक है। इसलिए देश की सारी विश्व स्तरीय संस्थाएं, भारत की स्तरीय संस्थाएं अनुवाद का कार्य संपन्न करा रही है। तो इस तरह निश्चित रूप से पाठकों के लिए सुअवसर है और लेखकों के लिए सुअवसर है और देश को इन विचारों को जानने के लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है। इसके साथ साथ अनुवाद का एक और लाभ हो सकता है, वह है राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद। राष्ट्रीय एकता मतलब केवल अनुवाद करने से क्या राष्ट्रीय एकता हो जाएगी? मराठी का काव्य सारे धर्म सहोदर जैसे, संस्कृतियां हमजोली, भाषाएं है बहनों जैसी, मीठी है हर बोली। जैसे हमारे देश में अनेक धर्म, अन्य देशों की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, बहुत सारे देशों में एक ही धर्म है। तो कुछ चुनिंदा देशों में, खासकर भारत का ही नाम लिया जाएगा, यहाँ विश्व के सारे धर्म मौजूद है, सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो हम सारे धर्मों को सहोदर मानते हैं और संस्कृतियां अलग है, जो संस्कृतियां हमजोली है, भाषाएं बहनों जैसी है और हर भाषा की अपनी मीठी बोली है। हम किसी भाषा को गलत नहीं कहेंगे, किसी भाषा की प्रशंसा भी नहीं करेंगे और किसी भाषा को कम भी नहीं मानेंगे। हर भाषा का अपना वैभव है, हर भाषा का अपना इतिहास है, हर भाषा की अपनी श्रेष्ठता है, हर भाषा का अपना मानक है। तो इन भाषाओं को आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रखने के लिए, इन भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिए ये देश कार्य करता है। हम देखते हैं कि भारत में इस तरह की अनुदित कृतियों को पुरस्कार दिया जाता है। हर वर्ष केंद्रीय हिंदी निदेशालय इस तरह भारत की विभिन्न भाषाओं से अनुदित कृति को पुरस्कृत करता है। 1 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाता है। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों ने इस तरह के पुरस्कार पाए हैं। हर भाषा के नागरिकों को इस तरह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस तरह पुरस्कार दिया जाता है। देश का नागरिक सारी भाषाएं समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए इन सारी भाषाओं को अनुदित करके इस भाषा के ज्ञान को सारे लोगों के बीच बांटा जाए तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता की भावना पनप जाएगी। हर एक के पास समय नहीं और उतना ज्ञान भी नहीं कि एक व्यक्ति सारी भारत की भाषाओं का समझ सके। ये बिल्कुल कठिन है, हमारे बस के बाहर है। सारी भाषाओं का हम 2, 3, 4, 5 भाषाएं सीख पाते हैं तो बहुत उसका IQ अधिक चाहिए, उसका ज्ञान बहुत चाहिए अनेक भाषाओं को समझने के लिए। तो यह संभव नहीं है। और हम केवल भाषाओं को सीखेंगे तो पढ़ेंगे कब, ज्ञान को कब अर्जित करेंगे? इसलिए जितनी भाषाओं समझते हैं उसमें अनुदित रचनाओं को हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान अधिक विकसित हो जाता है।
इसलिए भारत की बहुत सारी किताबों में इस तरह भारत की एकता की बातें उल्लेखित हुई है, भारत की सारी संस्कृतियों का उल्लेख आया है। और जब हमने आजादी की बात करते हैं, आजादी का जो आंदोलन चला, भारत की सारी भाषाओं में यह आंदोलन था, लेकिन प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। किसी भी राज्य के अन्य नागरिक ने यह नहीं कहा कि मैं तेलुगु और आजादी का आंदोलन हिंदी में चल रहा है, हिंदी आजादी की मुख्य भाषा है और वे आंदोलन करें उसमें नहीं जुड़ूंगा, ऐसा नहीं कहा है। चले जाओ, सभी ने नारा लगाया। जो अनेक ऐसे नारे हैं, तो नारों की भाषा हिंदी है। तो आजादी के आंदोलन में मुख्यतः हिंदी भाषा रही, तो किसी ने भी इस तरह नहीं कहा कि यह किसी हिंदी की भाषा है, अपनी भाषा नहीं, अपनी देश की अपने भाषा, खुद की भाषा नहीं, अपनी मातृभाषा नहीं है। इस तरह का विचार किसी ने भी नहीं किया। और इस तरह एकता का विचार भारत भर पहुंचाने के लिए भारत की सारी भाषाओं का योगदान उल्लेखनीय रहता है, अनुदित कृतियों का योगदान उल्लेखनीय रहता है। विचारों को एक दूसरे, अगर कन्नड़ की रचनाओं को समझना है तो कन्नड़ से अनुदित किताबों को हम पढ़ सकते हैं, कन्नड़ की संस्कृतियों को हमें समझना है तो कन्नड़ से हिंदी में अनुदित रचनाओं को हम समझ सकते हैं, बंगला को हम समझना है तो बंगला से अनुदित कृतियों को हम समझ सकते हैं। इस तरह हम एक भाषा के विचारों के साथ साथ अन्य भाषा के विचारों को समझ पाते हैं, संस्कृति को समझ पाते हैं, और इस तरह राष्ट्रीय एकता का हमारा विकास आसानी से संभव हो पाता है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी हमारा संभव हो जाता है। जैसे कि भारत में द्रविड़ और आर्य भाषा परिवार है, दो भाषा परिवार, तो इसमें दो भाषा परिवारों में अनेक थोड़ी बहुत संस्कृति भाषाई अंतर है, लिखावट में अंतर है। ऐसे में अभी लिपि का आंदोलन चलाया जा रहा है, तो खासकर सारा देश अगर नागरी लिपि में लिखे, कन्नड़ वाले नागरी लिपि में लिखे, बंगला वाले नागरी लिपि में लिखे, तेलुगु वाले नागरी लिपि में लिखे, तो कम से कम गांवों के नाम तो हम आसानी से पढ़ पाएंगे। नागरी लिपि वाले आसानी से हम तेलुगु में जो लिखा है वो पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं लेकिन पढ़ेंगे। अगर अनेक राज्यों की संस्कृतियों को, अनेक राज्यों के कल्चर को, विचारों को, नृत्य को, संगीत को, महोत्सव को आसानी से समझ पाते हैं। यह एक दूसरे की मतलब राष्ट्रीय एकता की यह एक मिसाल हो सकती है। अब यहाँ अनुवाद का एक अलग से साहित्यिक महत्व भी कहा गया है। जैसे कि मैंने कहा, अनुवाद कार्य आसान नहीं, वो पुनः सृजन है। केवल सृजन मतलब लिखना, कुछ भी रचना लिखना उसे हम सृजन कहते हैं, लेकिन अनुवाद पुनः सृजन है, फिर से लिखना है, मतलब लेखक की ये योगदान, मतलब अनुवादक का योगदान भी यहाँ उसके लिए महत्वपूर्ण है। हम हिंदी जानते हैं अच्छी तरह, हिंदी के बहुत सारे ऐसे छात्र जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ कहानी लिखेंगे, लघु कथा लिखेंगे, छोटी सी कहानी लिखेंगे, तो आप उसका अनुवाद करेंगे तो निश्चित रूप से एक साथ आप दो कृतियों के रचनाकार भी हो जाएंगे। अनुवादक तो होते हैं, इसके साथ साथ एक साथ आपकी दो कृतियां बन जाएगी। भारत में ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, साहित्य अमृत है, हंस है, समकालीन साहित्य है, इसके साथ साथ इंडियन लिटरेचर नामक अंग्रेजी में भी पत्रिका निकलती, भारत की सारी भाषाओं का अनुवाद या अनुदित कृतियों को वो छापती है। तो आप भी उसके लिए भेज सकते हैं, उसके लिए कोई इस तरह नहीं है, आप उसका बस अनुवाद हिंदी में करके भेजना है, किसी भी भारत की कृति का अनुवाद करके भेजना है। तो अनुवाद के लिए इस भारतीय भाषाओं को पुरस्कार दिया जाता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मैंने कहा जैसे भारत की बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद किया। श्रीमद् भगवत गीता की संत ज्ञानेश्वर ने उसका अनुवाद मराठी में, उसकी टीका लिखी ज्ञानेश्वरी श्रीमद् भगवत। इसके साथ साथ विनोबा भावे ने गीता का अनुवाद किया, गीताई नाम से किया। अगर आप वर्धा में जाते हैं तो स्वतंत्र वहां गीताई मंदिर है, और गीताई मंदिर के सारे दीवारों पर वो गीता के सारे श्लोक मराठी में है। तो गीता का अनुवाद विनोबा भावे ने गीताई नाम से किया। पंजाबी की कुछ लेखिका है जैसे अमृता प्रीतम, गुरदयाल सिंह, इनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। नानक की रचनाओं का अनुवाद हुआ है। अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट का हिंदी में अनुवाद हुआ है। इस तरह भारत की अनेक रचनाओं का अनुवाद हुआ है। मराठी, गुजराती, कन्नड़ा आदि भारतीय भाषाओं का अनुवाद हुआ है। बंगाली साहित्यकार शरदचंद्र चटर्जी को नहीं जानता है, उनकी बहुत फिल्में भी हमने देखी है, उनको पढ़ना हर एक व्यक्ति चाहेगा। तो इसका अनुवाद हम हिंदी में है, मराठी में। परिणीता, श्रीकांत, देवदास आदि रचनाओं को बंगाली से सीधा उसका मराठी में अनुवाद हुआ है। मामा वरेरकर ने इसका, बंगाली के ज्ञाता थे मराठी के, उन्होंने उसका अनुवाद किया। इसके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, सारे के सारे लेखकों को मराठी में ले आए। यहाँ मैं रविन्द्रनाथ की बात करूं तो उनकी गीतांजलि, उन्होंने उसका बंगाली में वो कविताएं लिखी थी, बंगाली में। लेकिन उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? उसका जब अनुवाद हुआ तब उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से अनुदित कृति
जब होती है तो निश्चित उसके पाठक की संख्या अधिक होती है और आसानी से बहुत सारे लोग उसे पढ़ पाते हैं। इसके साथ साथ महाश्वेता देवी का जंगल के दावेदार, उसका अनुवाद हुआ। कन्नड़ साहित्यकार गिरीश कर्नाड, इनकी बहुत सारी रचनाओं को हमने पढ़ते हैं, एमए के लिए हम पढ़ाते हैं, उसका अनुवाद मराठी में हुआ है। इसके साथ भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित मराठी साहित्यकार वी.स. खांडेकर का उपन्यास ययाति, उसका अनुवाद हिंदी, गुजराती, उड़िया, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली, तेलुगु, अंग्रेजी आदि भाषाओं में हुआ है। मराठी के नारायण सुर्वे, इनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। मराठी के शरण कुमार लिंबाळे का अनुवाद हुआ है। मराठी के बाबूराव बागुल का अनुवाद हुआ है। मराठी के भारत सासणे का हिंदी में अनुवाद हुआ है। राजन खान का अनुवाद हुआ है। शांता शेळके की कृतियों का, बहुत सारी कविताओं का अनुवाद हुआ है। मराठी के आह साळुंके, संस्कृत के विद्वान आह साळुंके, उनकी रचना जैसे वैदिक धर्मसूत्र और बहुजनों की गुलामी, इसका अनुवाद मेरी शोध मार्गदर्शक डॉक्टर पद्मा पाटिल ने साथ किया है। मराठी के कवि ग.दी. माडगूळकर के गीत रामायण का हिंदी में अनुवाद दूसरा सप्तक के कवि हरिनारायण व्यास ने उसी शीर्षक से किया है। इस तरह मराठी की बहुत सारी किताबों का हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में, हिंदी की किताबों का अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ है। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय अनुवाद के बारे में बात करें तो केवल भारत की भाषाओं में जो रचनाएं हैं उसका अनुवाद भारत में ही नहीं हुआ, तो इसका अनुवाद विदेशों में भी हुआ और विदेशी रचना किताबों का अनुवाद भारत में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मैक्सिम गोर्की, टॉल्स्टॉय, चेखोव, वर्ड्सवर्थ, शेले, अलेक्जेंडर पोप, इज़ाबेल, सर विलियम जोन्स, इन सारे विचारक भारत में आए। सर विलियम जोन्स की मैं बात करूं, संस्कृत, उन्होंने भारत में आकर संस्कृत लिखी। संस्कृत सीखकर उन्होंने अभिज्ञात शाकुंतल का आनंद लिया और उसका अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में किया और उस अनुवाद को फिर किसी अन्य विचारक ने दूसरी भाषा में, विदेशी भाषाओं में किया। भारतेंदु हरिचंद हिंदी के अच्छे विचार लेखक है, उन्होंने शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद किया। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया, उन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया। रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन कृत प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, उसका अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया। इसके साथ साथ हेलन की कृति द रिडल ऑफ द यूनिवर्स, इसका अनुवाद उन्होंने विश्व प्रपंच नाम से किया। एडविन आर्नल्ड कृत लाइट ऑफ एशिया, इसका अनुवाद बुद्ध चरित के नाम से किया। उसी प्रकार प्राचीन अनुवादकों में श्रीधर पाठक, ओलिवर गोल्डस्मिथ कृत द हर्मिट का अनुवाद उन्हें एकांतवासी योगी नाम से किया। डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उन्हें उजड़ा ग्राम नाम से किया। प्रेमचंद ने लियो टॉल्स्टॉय का अनुवाद किया। लियो टॉल्स्टॉय की जैसे कि उसकी बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद हुआ है टॉल्स्टॉय की। इसके साथ साथ हरिवंश राय बच्चन ने रूसी कविताओं का अनुवाद किया। भीष्म साहनी ने रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। रांगे राघव, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, गंगा प्रकाश विमल, विष्णु खरे, अमृत मेहता, अभय कुमार दुबे, प्रभात नौटियाल, उदय प्रकाश, मुद्रा राक्षस, बहुत सारे ऐसे नाम बताए जा सकते हैं। इन्होंने विश्व की सारी भाषाओं की रचनाओं का अपनी भाषा में अनुवाद किया। इनकी रचनाओं का अनुवाद अन्य भाषा में हुआ है। कुंवर नारायण की आत्मजयी का अनुवाद इतालवी भाषा में हुआ है। मुरियाला नामक एक विद्वान थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया है। अब अनुवाद का व्यावसायिक महत्व मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा क्योंकि समय शायद अधिक हो रहा है। जैसे कि अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देश में आई तो उनके ब्राउशर जो होते हैं वे हिंदी में प्रकाशित कर रही है। मूल अंग्रेजी या किसी विदेशी भाषा में ब्राउशर इन कंपनियों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने पड़े। ये कंपनियां जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में अगर व्यापार करना है तो उनके ब्राउशर प्रादेशिक भाषाओं में होने चाहिए, तो उन्होंने उसके ब्राउशरों का अनुवाद देशी भाषाओं में किया, अपनी भाषाओं में किया। बहुभाषी देश है, वे जानते हैं और इसलिए अगर व्यापार करना है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की भाषा अगर वे जानेंगे तभी व्यापार संभव हो जाता है, तभी व्यापार किया जाता है। जैसे मैं अमेजोन का उदाहरण दूंगा। मैं अमेजोन अनेक भाषाओं में वेबसाइट है, मराठी में वेबसाइट नहीं थी। जब मुंबई में एक राजनीतिक पार्टी ने आंदोलन चलाया अमेजोन को मराठी भाषा में इस तरह अपनी वेबसाइट शुरू करने के लिए, तो अमेजोन को मानना पड़ा और उसने बाद में अमेजोन में मराठी में भी वह उपलब्ध कराया मराठी में। तो यह भाषाओं के लिए उसका मतलब पूरी तरह से वेबसाइट का ट्रांसलेशन हुआ। प्रशासनिक महत्व है, दो राज्यों के बीच का पत्र व्यवहार करने के लिए अनुवाद का आवश्यक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री अभी हमने देखा कि यूएन में मराठी में हिंदी में बोले और उनका भाषण का अनुवाद तत्काल विश्व के अनेक भाषाएं जितनी भी यूएन की भाषाएं वहां उसका अनुवाद प्राप्त किया गया। प्रधानमंत्री हिंदी में वहां अभी उन्होंने बात की तो उसका अनुवाद करके यूएन की जितनी भी भाषाएं हैं, मानक भाषाएं हैं, उसका अनुवाद उन भाषाओं में करके दिया गया। संसद में कामकाज कभी कभी मराठी में भी संसद में बहुत सारे सांसद बोलते हैं तो उसका अनुवाद
अनुवादकों के माध्यम से किया जाता है। अनुवाद नामक स्वतंत्र पोस्ट है, स्वतंत्र इस तरह की पोस्ट जगह निकलते हैं। रोजगार का साधन के रूप में अनुवाद को हम देखते हैं। अखबारों में अनुवादकों की आवश्यकता होती है। उन्हें समाचारों का अनुवाद करना होता है। समाचार एजेंसियां अंग्रेजी या हिंदी में इस तरह समाचार खबरें भेजती है, तो उसका अनुवाद मराठी में करना होता है, मराठी का अनुवाद अन्य भाषाओं में करना होता है। इस तरह यह अनुवाद का कार्य इस तरह निरंतर जारी रहता है। अखबार के क्षेत्र में कॉलम होते हैं, एक कॉलम अनेक भाषाओं में छापा जाता है एक लेखक का, ऐसा भी होता है। तब इस तरह के अनुवाद की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ विज्ञापन में भी अनुवाद करना आवश्यक होता है। एक विज्ञापन हम देखते हैं, एक ही विज्ञापन होता है, अनेक भाषाओं में कभी कभी बजता है, एक विज्ञापन अनेक भाषाओं में, तो अनुवाद कार्य के द्वारा ही वो संभव हो जाता है। कम शब्दों में अच्छी तरह से वो जिंगल लिखने की कला है। जिंगल्स मतलब अनुवाद का जो गीत रहता है उसे हम जिंगल्स कहते हैं। इन जिंगल लेखकों की जरूरत है। कम शब्दों में सटीक ज्ञान, सटीक जानकारी उस जिंगल के माध्यम से, गीत के माध्यम से होनी चाहिए। ये विज्ञापन का काम होता है। इसलिए यहाँ उसके लिए बहुत सारे अवसर बताए जा सकते हैं। कभी कभी दुभाषिया महत्वपूर्ण होता है। जब दो राज्यों के प्रमुख एक दूसरे से बात करते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता लेकिन एक आदमी उनके पास होता है, वह दुभाषिया होता है उनके साथ में। जब कोई नहीं रहता है, पत्रकार वर्ग भी नहीं रहते, तो उनके साथ दुभाषिया रहता है। ये अनुवादक का काम करता है। उसके आंतरिक, उसके मन में इस तरह का अनुवाद का कार्य संपन्न होता है। उसे अश्व अनुवाद के नाम से भी जानते हैं। इस तरह अनुवादक नामक के पद भी इस तरह है। प्रकाशकों की भी इसकी आवश्यकता होती है। बैंकों में राजभाषा अधिकारी होता है, वह भी अनुवाद का कार्य करता है। मनोरंजन का क्षेत्र है। फिल्मों भी इस तरह आजकल डब फिल्में होती है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है डब के माध्यम से। तो वहां भी इस तरह के अनुवादकों की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ा करियर है इसमें अनुवाद के क्षेत्र में, तो वह भी आप कर सकते हैं। शायद मैं कुछ अधिक देर तक बोला हूं, मेरे पास अभी बहुत सारी सामग्री है। अनुवाद प्रक्रिया पर भी है, उस पर विवेचन, अनुवाद के प्रकार है, अनुवादक के गुण है, बहुत सारा विवेचन है यहाँ। लेकिन केवल मैंने अनुवाद के बारे में, अनुवाद के स्वरूप और अनुवाद का महत्व, केवल इतना ही मेरे व्याख्यान का विषय रखा। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इस तरह के विषय को सुना, मुझे सहा आप लोगों ने। इसलिए भी इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी देशमुख, लक्ष्मीबाई देशमुख शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी देशमुख वे भी यहाँ शायद उपलब्ध है। और महाविद्यालय के प्राचार्य हमारे मित्र आदरणीय LS मुंडे सर, आपका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ संयोजिका डॉक्टर राजेश्री कल्याणकर मैडम, आपका भी मैं आभारी हूँ। आप सभी छात्र, प्राध्यापक गण, आपने इस व्याख्यान को बड़े धैर्य के साथ सुना और सहा। फिर एक बार आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थोड़ा सा बीच में मैं रोकता हूँ, आपकी क्षमा याचना करके मैं बीच में थोड़ा सा कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहता था। मैं प्राध्यापक अरुण चौहान यहीं पर महिला महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ। जी, तो बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया। जैसे कि आपका नाम ही है मर्डे जी, तो मर्डिदा कहते हैं आनंद देने वाले को। तो जी, मुझे नया बहुत ही बढ़िया आपका ये मार्गदर्शन रहा। निश्चित रूप से हमने आपको सहा नहीं बल्कि हमने आपसे पाया है। तो निश्चित रूप से आपका व्याख्यान बहुत बढ़िया रहा। तो उसमें ये पूछना था कि हिंदी साहित्यकारों में से कुछ बहुत थोड़े साहित्यकारों में ऐसे एक गलतफहमी है एक प्रकार से कि संस्कृत मृत भाषा है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आपका मत बता दीजिएगा। होता है जब दो राज्यों के प्रमुख एक दूसरे से बात करते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता लेकिन एक आदमी उनके पास होता है, वह दुभाषिया होता है उनके साथ में। जब कोई नहीं रहता है, पत्रकार वर्ग भी नहीं रहते, तो उनके साथ दुभाषिया रहता है। ये अनुवादक का काम करता है। उसके आंतरिक, उसके मन में इस तरह का अनुवाद का कार्य संपन्न होता है। उसे अश्व अनुवाद के नाम से भी जानते हैं। इस तरह अनुवादक नामक के पद भी इस तरह है। प्रकाशकों की भी इसकी आवश्यकता होती है। बैंकों में राजभाषा अधिकारी होता है, वह भी अनुवाद का कार्य करता है। मनोरंजन का क्षेत्र है। फिल्मों भी इस तरह आजकल डब फिल्में होती है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है डब के माध्यम से। तो वहां भी इस तरह के अनुवादकों की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ा करियर है इसमें अनुवाद के क्षेत्र में, तो वह भी आप कर सकते हैं। शायद मैं कुछ अधिक देर तक बोला हूं, मेरे पास अभी बहुत सारी सामग्री है। अनुवाद प्रक्रिया पर भी है, उस पर विवेचन, अनुवाद के प्रकार है, अनुवादक के गुण है,
बहुत सारा विवेचन है यहाँ पे, लेकिन केवल मैंने अनुवाद के बारे में, अनुवाद के स्वरूप और अनुवाद का महत्व, केवल इतना ही मेरे व्याख्यान का विषय रखा। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इस तरह के विषय को सुना, मुझे सहा आप लोगों ने। इसलिए भी इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी देशमुख, लक्ष्मीबाई देशमुख शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी देशमुख, वे भी यहाँ शायद उपलब्ध थे और उपलब्ध है, और महाविद्यालय के प्राचार्य हमारे मित्र आदरणीय एल.एस. मुंडे सर, आपका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ संयोजिका डॉक्टर राजेश्री कल्याणकर मैडम, आपका भी मैं आभारी हूँ। आप सभी छात्र प्राध्यापक गण, आपने इस व्याख्यान को बड़े धैर्य के साथ सुना और सहा के बाद आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थोड़ा सा बीच में मैं रोकता हूँ, आपकी क्षमा याचना करके मैं बीच में थोड़ा सा कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहता था। मैं प्राध्यापक अरुण चौहान यहीं पर महिला महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ। जी। तो बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया। जैसे कि आपका नाम ही है मर्डे जी, तो मर्डीदा कहते हैं आनंद देने वाले को। तो जी, मुझे बहुत ही बढ़िया आपका ये मार्गदर्शन रहा। निश्चित रूप से हमने आपको सहा नहीं बल्कि हमने आपसे पाया है। तो निश्चित रूप से आपका व्याख्यान बहुत बढ़िया रहा। तो उसमें ये पूछना था कि हिंदी साहित्यकारों में से कुछ बहुत थोड़े साहित्यकारों में ऐसे एक गलतफहमी है एक प्रकार से कि संस्कृत मृत भाषा है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आपका मत बता दीजिएगा। संस्कृत मृत भाषा नहीं है। संस्कृत हमारे सारी भारतीय भाषाओं की माता है, और कोई भी व्यक्ति अपनी माता को मृत नहीं कहेगा। मृत वही कहेगा जो अपनी भाषा से प्रेम नहीं करता है, उसके अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता है। और हिंदी की मातृभाषा है जिसका उगम संस्कृत से हुआ है। मराठी भी संस्कृत से आई है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और भारतीय आर्य भाषाओं से महाराष्ट्र से मराठी, और हिंदी से पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से फिर भारत की अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो उसमें खड़ीबोली भी है और उसकी जननी संस्कृत है। लक्ष्मीबाई देशमुख शिक्षण प्रसारक मंडल के लक्ष्मीबाई देशमुख महाविद्यालय की ओर से हिंदी दिन पखवाड़ा के उपलक्ष्य में हिंदी दिन कार्यक्रम का जो आयोजन यहाँ पर किया गया, 27 सितंबर को यहाँ हमारे महाविद्यालय की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से अनुवाद का स्वरूप एवं महत्व इस विषय के ऊपर ये हिंदी दिन पखवाड़ा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अभी आप सभी लोगों ने यहाँ पर सुना कि अनुवाद के लिए क्या आवश्यक है, किस तरह से अनुवाद का स्वरूप है, और इसका विस्तृत मार्गदर्शन जो है अभी आदरणीय डॉक्टर अशोक मर्डे जी ने यहाँ पर किया हुआ है। और मुझे लगता है कि सभी महानुभावों को, प्राध्यापकों को, अध्यापकों को इसके बारे में सभी को जो है ये विषय जो है समझ में आया होगा। यहाँ इस लक्ष्मीबाई देशमुख शिक्षण प्रसारक मंडल के लक्ष्मीबाई देशमुख महिला महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर मैं हमारे संस्था के जो संस्थाध्यक्ष है और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय संजय देशमुख साहब, यहाँ इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय यहाँ एल.एस. मुंडे सर, और कार्यक्रम की आयोजिका महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राजेश्री कल्याणकर मैडम, इन सभी का और खास करके मैं यहाँ यशवंतराव चौहान महाविद्यालय तुलजापुर के प्राध्यापक डॉक्टर अशोक मर्डे सर जी का आभार करता हूँ। ऑनलाइन कार्यक्रम में जितने महानुभाव अध्यापक यहाँ पर सहभागी हुए हैं, इन सभी का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और अध्यक्ष की परवानगी से कार्यक्रम समाप्त मत कीजिए, मुझे 1-2 लाइन कहनी है। इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ नाम इसमें छूट गए हैं, जैसे कि हमारे परली के वैद्यनाथ महाविद्यालय के आलदे सर जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके थे, और नौगन कॉलेज के आलदे सर जी और फड़ सर जी भी इस कार्यक्रम में मतलब अपना उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर द्वारका गित्ते मैम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो मतलब समय निकाल कर उन्होंने भी इस कार्यक्रम को उपस्थित किया।
और मॉडरेटर का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ और 2 लाइन से मैं अपना ये कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है, केवल एक दिन ही नहीं, हमने नित हिंदी दिवस मनाना है। इस 2 लाइन के साथ यह कार्यक्रम समाप्त करती हूँ और जो भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए उन सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।